Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. So today we are starting a new chapter, that is respiration in plants. That is plant physiology का. This is the fourth chapter. More one chapter is there. Okay, plant growth के बारे में तो वो डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं about the respiration in plants. So this is the first lecture. ओके, तो सबसे पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होंगे फॉर योर नीट एग्जाम्स. ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें रेस्पिरेशन की नीड क्या है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, है ना. इट प्रोवाइड्स रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर किसके लिए, एक प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है. ठीक है, तो दैट इज द रेस्पिरेशन. और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड फॉर एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो ब्रीदिंग एक्सेट्रा हो गया. तो ये सारी चीजें जो है रेस्पिरेशन दे रही है. वो एनर्जी प्रोवाइड करी रेस्पिरेशन किसके लिए? दिस आर द फंक्शंस. एब्जॉर्प्शन के लिए, या तो मूवमेंट के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए, या ब्रीदिंग के लिए. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इज दैट द वेरी सेम. क्या ये दोनों सेम है या इनमें डिफरेंसेस क्या है? बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज, ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना. लाइक हम ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है, राइट. ये बेसिक ब्रीदिंग है ना. और अगर हम रेस्पिरेशन की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े मॉलिक्यूल पार्टिकल है, वो ब्रेक हो रहा है इन द माइक्रो मॉलिक्यूल. दैट मीन्स बड़े पार्टिकल ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में हो रहे हैं. जैसे कि अगर हम प्रोटीन की बात करें, है ना, एमिनो एसिड्स जोड़ के प्रोटीन बन रही है, राइट. छोटे पार्ट्स जुड़ के बड़े हो रहे और बड़े वाले पार्ट ब्रेक डाउन होके छोटे पार्ट्स बन रहे हैं. तो दैट इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन. और यू कैन से ऑक्सीडेशन हो रहा है. ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होना है इट्स नथिंग बट ऑक्सीडेशन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाएं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही सेम चीज नहीं है, दोनों की बहुत बड़ी डिफरेंसेस है. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन के बारे में, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम बात करें. ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो हमारा फूड है, जो हम फूड जब हम इंजेस्ट कर रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं अपनी स्टमक में, तो वही फूड जो है ब्रेक डाउन हो रही है. और दैट ब्रेक डाउन व्हेन द सबस्ट्रेट, दैट मीन्स ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है. क्यों हो रहा है? जब ब्रेक डाउन होगा किसी चीज को तो एनर्जी विल गेट रिलीज. दैट मीन्स ये जो ऑक्सीडेशन हुआ या ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट हुआ टू रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्सर्गोनिक प्रोसेस. जैसे कि आपने केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ा है, हीट रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक हीट 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 गेन हो रहा है. तो इस तरीके से एक्सो और एंडो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है. किसका ब्रेक डाउन? फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है. जब किसी चीज की ब्रेक डाउन होती है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहते हैं. और अगर ये जो रिलीज एनर्जी है, ये एनर्जी को ट्रैप की जा रही है, द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी, जब ये एनर्जी ट्रैप होगी तो हमें क्या मिलेगा? इट विल हेल्प टू सिंथेसाइज एटीपी. एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी. दैट मीन्स ये जो रेस्पिरेशन है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो फूड जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी. और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स वाइज प्रोसेस होती है. दिस इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बेसिकली, अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट की ही बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज व्हेन इट कंबाइंस विद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सॉरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, देन इट विल रिलीज व्हाट?
carbon dioxide 6 molecule and 6 molecule of water. This process is nothing but catabolic process. That means इसमें एनर्जी कितना चाहिए, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट अगर हम बात करें ADP, when combines with inorganic phosphate then it gives energy, that is nothing but the ATP. ATP is nothing but energy currency of the cell. Or this formation of ATP, this ATP formation is known as phosphorylation. Okay, that means ये जो ATP formation हुआ, कैसे हो रहा है, ATP कैसे बन रहा है, when ADP gets combined with inorganic phosphate, that means we'll get ATP. और इस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन. क्यों फॉस्फोराइलेशन तो कर रहे हैं, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी में आपको दिख रहा है एडीपी के पास ये क्या हो रहा है, ये एक फॉस्फेट है जो फॉस्फेट कंबाइन कर रहा है विद एटीपी. इसी वजह से इसको, इस एटीपी को या इस फॉर्मेशन को कहेंगे क्या, फॉस्फो, यहां से आया फॉस्फोराइलेशन. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ एनर्जी चाहिए होगा, राइट. दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हमें दोनों प्रोसेस देखने को मिलेगी. इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट एम्फीबॉलिक पाथवे. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन होते हैं. पहला फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा हुआ, यहाँ भी हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम बात की जाए फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का सिंथेसिस होना. दैट मीन्स ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, जैसा आप लोग जानते हैं, अगर लाइट की बात हो रही है दैट मीन्स यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है. दैट मीन्स ये एक प्लांट में, एक प्लांट में ही तो फोटोसिंथेटिक हो रही है, फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस हो रहा है वो प्लांट में हो रहा है. जाहिर सी बात है, जो जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब फोटोसिंथेसिस हो रही है. दैट मीन्स अगर हम बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, इन फोटोसिंथेटिक सेल्स. और ये कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, एक सबस्ट्रेट पे एक्ट करके एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नथिंग बट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव टर्मिनोलॉजी है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट वन. इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम का NADPH और FADH2. और ये कहाँ हो रही है, बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन व्हिच इज द साइट, कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स. अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो कहाँ हो रहा है, मीजोसोम्स में. ठीक है, जब हमने सेल का चैप्टर डिस्कस किया था वहां पे आपको मेसोसोम्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेसिकली आपको साइट याद रखना है, कहाँ कहाँ हो रहा है. और ये होता क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, बट दैट इज द इनडायरेक्ट वन, एंड इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम NADPH, NADH और FADH2. यहाँ तक क्लियर है. 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड दिमाग में आया कि क्या, जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. यस, डेफिनेटली दे डू ब्रीथ. क्यों, कैसे कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को जानते हैं स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, लीफ में. लीफ में आपको स्टोमाटा प्रेजेंट होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं कि नहीं. अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, अगर एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एटमॉस्फेयर से, तभी तो वो प्लांट खाना बना पाएगा. जाहिर सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, स्टोमाटा के थ्रू हो रहे हैं एंड लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहे हैं. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. लेकिन क्या, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लंग्स है, राइट, तो हम ब्रीथ तो कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्गन्स है डेफिनेटली. तो क्या प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. ठीक है, अभी तो हमने जान लिया कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं बिकॉज उनके पास स्टोमाटा है, स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो क्या उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जैसे हमारे अंदर है, क्या प्लांट्स में है, तो उसके बारे में जानते हैं. जैसे कि उनके पास
डिमांड नहीं है लंग्स की। क्यों? दे कैन टेक केयर, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। हमारे पास भगवान ने ऑर्गन दिया है ताकि हम सांस ले सकें, राइट। इनका जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स का, वो बहुत ही स्लो रेट में होता है। कैसे हो रहा है? रूट है, स्टेम है, उनके पास लिव्स है, तो धीरे धीरे उनका रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हम तुरंत खत्म हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, उनके पास लंग्स की वैसे कोई डिमांड नहीं है, बिकॉज वो अपनी ज़रूरतें जो वो खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं, राइट। रेस्पिरेशन उनके पास, प्लांट्स के पास बहुत ही स्लो रेट में हो रहा है, जैसे कि रूट में, स्टेम में और लिव्स में रेस्पिरेशन हो रही है। इनके पास पैरेन्किमा, लूज पैरेन्किमा प्रेजेंट है, दैट मीन्स एयर स्पेसिस, उनके पास सेल्स के बीच जो है एयर स्पेसेस ज़्यादा प्रेजेंट है। और जो डिस्टेंस है, दे आर नॉट वेरी फार, डिफ्यूजन के इजिली टेक प्लेस, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है उन सेल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसी वजह से अगर डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है तो डिफ्यूजन हो सकता है, सेल्स के बीच डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन बहुत ईजिली जो है इन प्लांट्स में हो सकता है। इसी वजह से प्लांट्स को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, बट वो ब्रीदिंग करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। द सबस्ट्रेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है जो ब्रेक डाउन होगा। जैसे कि अगर हम फूड खा रहे हैं तो वो फूड जो है दैट विल ब्रेक डाउन, और दैट यू कैन से ऑक्सीडेशन हो रहा है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, एंड वही एनर्जी आपको मिल रहा है ताकि आप सारी चीजें जो है प्रॉपरली कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट बेसिक जो है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सुगर, दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज द प्रीफर्ड सोर्स, है ना, हर किसी के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कार्बोहाइड्रेट इज द प्रीफर्ड सोर्स। नेक्स्ट ऑफ एनर्जी या इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। इंस्टेंट, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस आ रही है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ग्लूकोज की पानी चढ़ाओ, और ग्लूकोज दो खाने के लिए, ग्लूकोज जो एनर्जी ड्रिंक है उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या है? फैट्स क्या करते हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी देते हैं। जब हम फैट वाली चीज़ खाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो फैट सेल्स है वो हमें, जब हम खाना पीना 2-4 दिन, एक दिन 2 दिन नहीं खाते तो वही फैट्स जो एनर्जी स्टोर की रहती है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तीसरा प्रोटीन्स है। तो ये सारे जो सबस्ट्रेट लेवल है, इसी सबस्ट्रेट पे हमारी जो रेस्पिरेशन दैट गेट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड? सबसे पहला अगर हम बात करें फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एंड दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की बात करें, व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि फैट्स या कार्बोहाइड्रेट फ्लोटिंग, ये क्या है, फ्लोटिंग इंक्लूजन ऑफ सेल है, तो इसको कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक, अगर प्रोटोप्लाज्मिक की बात करें कर रहे हैं तो वहां पे प्रोटीन्स की यूज हो रही है, दैट मीन्स दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वो क्या है? दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है अगर प्रेजेंस है उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एनारोबिक है दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले अगर हम बात करें एरोबिक की, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। इनमें क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनारोबिक में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो रही है। इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी और एनारोबिक में एनर्जी कम दिखने को मिलेगी। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन की होगी बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। एनारोबिक के केस में क्या होगी? एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे, बिफोर डिस्कसिंग आवर टुडेज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बेसिक कंसेप्ट हम जान लेते हैं। बट को एंजाइम्स क्या होता है? को एंजाइम्स जैसे कि एनएडी है, जिसको कहते हैं निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, व्हेन इट गेट्स रिड्यूस देन इट फॉर्म्स एनएडीएच, दैट मींस इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड को एंजाइम, या इसको आप कह सकते हैं एनएडीएच को रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनएडी। ये सारे टर्मिनोलॉजी आज के क्लास में जब हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी वजह से पहले मैंने इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में। एनएडीपी क्या है? निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब ये रिड्यूस होगा
तब क्या होगा, NADPH फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हम NADPH को क्या कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP। ये याद रहेगा आप लोगों को कोएंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, FAD का है, फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। When it gets reduced, it form FADH2, that is reduced form of FAD. FMN का मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। When it gets reduced, it form FMNH2, that is reduced form of FMN. That means FADH2 क्या है, ये reduced form of FAD है, और FMNH2 क्या है, this is the reduced form of FMN. तो ये आपको याद रखना, आज का क्लास में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, FAD या NAD या FMN या NADP, ये अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो ये फॉर्म करें क्या, FADH2, NADH, FMNH2, NADPH। और जब NADH, FMNH2 ये सारी चीजें जब ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनमें, तब फॉर्म हो रहा है FAD, NAD, FMN एंड NADP। और ये आज के क्लास में आपको जरूरत होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। दैट मीन्स आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है इन द केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं रेडॉक्स इक्विवेलेंस। दैट मीन्स अगर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसके फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट रेडॉक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है किसके फॉर्म, हाइड्रोजन के फॉर्म, उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स इक्विवेलेंट। या हाइड्रोजन क्या है, दिस इज नथिंग बट रिडॉक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि यहीं इसी हाइड्रोजन के या तो लॉस हो रहा है या तो गेन हो रहा है। लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी हाइड्रोजन का जब गेन हो रहा है दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट द रिडक्शन। अब हम बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, तो टू ग्रीक वर्ड्स हैं पार्शियल। पहला क्या है, ग्लाइको जो कि ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। ठीक है, तो पहला क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। दूसरा, दिस इज द कॉमन कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है ये। तीसरा, ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। इसको एमडेन मेयरोफ परनास साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, या इसको आप कह सकते हो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि ग्लाइकोसिस ना पूछ के ईएमपी पाथवे से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे, तो आप समझ लेना कि क्वेश्चंस तो ग्लाइकोलाइसिस से ही पूछे जा रहे हैं। अगर हम बेसिक स्टेप्स दिखाएं कि ग्लूकोज से जो एंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा इट विल गिव राइज टू पायरुविक एसिड। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं, ये मैं एज अ जिस्ट बता रही हूँ। तो ग्लूकोज व्हेन कंप्लीटली oxidize, it forms 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water. And when this glucose, जब glycolysis हो रहा है, यहाँ पे partial oxidation हो रहा है, it forms 2 molecules of pyruvic acid, that is pyruvic acid nothing but 3 carbon molecule. तो इसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत सारे intermediate steps है that will result in the formation of pyruvic acid, that is 2 molecules of pyruvic acid from glucose. चलिए, अब हम बात करेंगे, दिस इज द ओनली स्टेप इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, सुक्रोज होता है। ठीक है, अब ये सुक्रोज जो है ये बड़ा प्रोडक्ट है, राइट। सुक्रोज जो है लार्ज प्रोडक्ट है, तो इसको हम स्मॉल मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल है ये, इसको हम माइक्रो में छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो सुक्रोज जब टूटेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ पहुंच रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में पहुंच रहा है। ठीक है, तो जब हमने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है सुक्रोज के फॉर्म में अपने खाना को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो सुक्रोज है ये टूटेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जोड़ के सुक्रोज को बनाएंगे। अब यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ पहुंच रहे हैं, दिस टू प्रोडक्ट विल एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। दैट मीन्स जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है, स्टार्च है, और स्टार्च दैट इज ग्लूकोज है, ग्लूकोज से स्टार्च मिल रहा है, दैट ग्लूकोज विल गो एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करेंगे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज से भी आ रहा है और फ्रुक्टोज से भी आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ रहा है, दैट विल एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
विल गेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद के स्टेप्स के बारे में हम आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ओवरव्यू क्या है, 1 इंटू ग्लूकोज 6 कार्बन का, जब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। दैट मींस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इट विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और यही है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ये ओवरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 10 चेन रिएक्शन है, 10 स्टेप्स में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। सारे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। इट इज कैरिड आउट इन 2 फेजेस। पहला क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग हो रही है या एक्टिवेशन फेज। दूसरा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या पे ऑफ फेज, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फेट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज नथिंग बट हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे फॉस्फेट, एक्सक्यूज मी, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है, एटीपी टूट रहा है। नेक्स्ट, ग्लूकोज, और याद रखना है कि जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल है। दैट मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब एक बार बन गया वापस ग्लूकोज नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए मैंने 1 एरो दिया हुआ, एरो सारी चीजें मैं बताते हुए चलेंगे। 6 कार्बन कंपाउंड से ये 6 कार्बन ही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ, वापस से कार्बन इतना ही है, 6 कार्बन कंपाउंड, ओके। एंड ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। दैट मीन्स अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, वापस से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है। दैट मीन्स दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे आपको एक फॉस्फेट एडिशन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एटीपी टूट रही है। और एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से एक दो, ये 6 कार्बन कंपाउंड गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 कार्बन। एक 3 कार्बन है कंपाउंड क्या, डीएचएपी है, दूसरा क्या है, 3 पीजीएल, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। DHAP, दिस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी मैं दे दी हूँ। और 3 PGL का मतलब होता है फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और सब जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड होगा, ठीक है। तो जब भी ये रिएक्शन होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से DHAP और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL फॉर्म होगा, तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGL फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है DHAP और 3 PGL के बारे में हम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये जो DHAP है 3 PGL, ये आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, इस वजह से मैंने ये इरिवर्सिबल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस रिएक्शन को। 3 एक्सक्यूज मी, तो जो 3 PGL था, अब ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, सारे 2 मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी मैंने रिएक्शन पे दिखाया है, क्योंकि आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। 3 PGA और यू कैन से ग्लूकोज 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, जब इट गेट्स ऑक्सीडेशन होगा, H3PO4 का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या फॉर्म हो रहा है, 1,3-BPGAL, ठीक है। BPGA मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA का फुल फॉर्म भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स इट गेट्स रिड्यूस, NAD प्लस गेट्स रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H3PO4 का एडिशन हो रहा है। उसके बाद ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट 1,3-BPGA, व्हेन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 3 PGA विल गेट कन्वर्ट्स इनटू 2 PGA, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी इरिवर्सिबल, यहाँ से सारे इरिवर्सिबल ही हो सकते हैं, ठीक है। 3 PGA से 2 PGA कन्वर्ट हो रहे हैं। PGA का मतलब होता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 2 PGA विल गेट कन्वर्ट इनटू PEP, दैट इज नथिंग बट फोस्फोइनल पाइरुवेट, और यहाँ पे आपका वाटर का लॉस हो रहा है, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। सारे स्टेप्स में कहाँ एटीपी टूट रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो 2 इंटू पैप दैट इज 3 कार्बन, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एडीपी, एडीपी प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी, एडीपी व्हेन कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इट विल प्रोड्यूस, यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले स्टेप पे यहाँ एटीपी टूट रही है, लेकिन यहाँ पे क्या एटीपी बन रहा है। तो दैट मीन्स फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के केस में एटीपी बन रहा है। तो ये सारी स्टेप्स आपको याद रखनी है, 10 स्टेप्स प्रोडक्ट है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस का। जो पहला जो हमने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का जो स्टेप्स पढ़ा उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट, दिख रहा है आपको, यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहाँ भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से लेके और यहाँ तक टिल एंड तक, ये प्रोसेस क्या है, पे ऑफ फेज, ठीक है। तो ये दो फेजेस मिला के ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये सारे मैंने क्या लिखा है, सारे स्टेप्स को इंडिविजुअली लिखे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है, 10 स्टेप प्रोसेस सबको लाइन बाय लाइन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस प्रोसेस को कह रहे हैं क्या, क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं एटीपी टूट रही है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ग्लूकोज मतलब हेक्सोज है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। और एंजाइम कौन से रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसका आइसोमर ही है, इसे कहते हैं आइसोमेराइजेशन। तीसरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड थी यहाँ पे, अब ये किस में बदल रही है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दिस इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे आपको एटीपी टूट रही है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये स्टेप क्या है, फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फॉस्फेट एडिशन हो रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, तो फॉस्फेट के एडिशन को क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, ठीक है। और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये स्टेप आपको याद रखना है, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। और ये फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को पेसमेकर एंजाइम भी कहते हैं, और ये नीट एग्जाम्स में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ये 3 स्टेप आपको क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, और एंजाइम कौन से रिस्पॉन्सिबल है, एल्डोलेज है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला स्टेप है, फोर्थ स्टेप में से वो फिफ्थ में क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड हो गया। पहला क्या था, 3 PGAN, आपको याद करके जाना आज के क्लास में। फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, आप कह सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जा रही है। कौन टूट रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, दो दो 3 कार्बन कंपाउंड में टूट रही है। और जो 3 PGL है, ये इसका आइसोमेरिज्म है, इसी वजह से इसको हम क्या करेंगे, ये रिवर्सिबल स्टेप है, फोस्फोट्राइस आइसोमेरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। DHAP क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस स्टेप को क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि PGL, इसको एनसीईआरटी बुक ने ट्राइस फॉस्फेट कहा है। जब इसको हम ट्राइस फॉस्फेट कह रहे हैं तो एंजाइम भी उसी तरीके का आएगा ना, फॉस्फोट्राइस आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो सारी चीजें जो है सबस्ट्रेट से लिंक है, एंजाइम से सबस्ट्रेट बिल्कुल ही सिमिलर है, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होगी, सब कुछ समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ स्टेप हो गया। अब सिक्स्थ स्टेप की बात करें, 3 PGL जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे ये भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, 1,3 BGA फॉर्म हो रही है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स NAD प्लस गेट्स रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इस स्टेप को क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सातवां स्टेप में अब 1,3 BGA जो है BPGA, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू 3 PGA BPGA, ठीक है, जो कि एंजाइम क्या है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ADP से ATP कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का एडिशन दैट इज फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट एडिशन हो रहा है, इस वजह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये एटीपी खर्च होना और एटीपी बनना
दोनों में क्या डिफरेंस है? एटीपी कंज्यूम होना, एटीपी, एक्सक्यूज मी, अब एटीपी बनना। सबसे पहले सपोज एक सबसेट है जो कि ए है और बी प्रोडक्ट बनाया उसने, ठीक है। तो ये सबसेट से जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो रहा है, एटीपी का खर्च हो रहा है, दिख रहा है आपको एडीपी प्लस आईपी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काइनेज लगाएंगे एंजाइम। उस काइनेज के पहले हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट का नाम लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल ये देखिए, ग्लूकोज जो कि हेक्सोज। तो हमने क्या किया, हेक्सो, ये काइनेस एंजाइम है, इसके पहले हमने क्या ऐड कर दिया, ये सबस्ट्रेट है हेक्सो, इस वजह से इसका नाम हेक्सोकाइनेस। और आप यहाँ देख सकते हैं एटीपी का खर्च हो रहा है और यहाँ पे आईपी दैट इज फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, अगर एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है जो कि पी से क्यू बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बन रही है, ठीक है। यहाँ देखिए एरो का मतलब आप समझिए, यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है, यहाँ पे एटीपी बन रही है। एडीपी जब फॉस्फेट के साथ जुड़ रही है तो उसको कहेंगे एटीपी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है, ठीक है, फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेस। तो काइनेस एंजाइम है, इसके पहले क्या, फोस्फो है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसलिए फॉस्फो लिखे। फ्रुक्टो है, फ्रुक्टो यहाँ से आया, सबस्ट्रेट से आया, तो दैट मीन्स इस एंजाइम के पहले हम सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे। तो फॉस्फो, फॉस्फोराइलेशन दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, और फ्रुक्टो यहाँ सबस्ट्रेट से आया, ठीक है। तो इस तरीके से जब एटीपी खर्च हो रही है या एटीपी बन रही है, तो इस तरीके से आप जो है इसका एंजाइम का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। Next, eighth number step, 3 PGA that's convert into 2 PGA। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज भी लिख सकते हैं या ओनली म्यूटेज भी लिख सकते हैं। 3 PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ म्यूटेशन हो रहा है क्योंकि एंजाइम क्या है, म्यूटेज है। नेक्स्ट, 2 PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पीईपी दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे इनोलेशन, इनोलेशन हो रहा है मतलब पानी का रिमूवल हो रहा है, और एंजाइम कौन सा है, इनोलेज है। नेक्स्ट, पीईपी जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है, ठीक है। पायरुवेट काइनेस जो कि प्रोडक्ट है, और पायरुविक एसिड बन रहा है, पीईपी से पायरुविक एसिड बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। और एंजाइम क्या है, पायरुवेट काइनेस। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एटीपी कहाँ खर्च हो रही है, ऑक्सीडेशन वाला स्टेप कौन सा है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, थर्ड वाला स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में बहुत आपको ध्यान रखना, फिफ्थ ये सिक्स्थ वाले स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन कौन कहाँ कहाँ एटीपी बन रहा है, कहाँ एटीपी खर्च हो रहा है, ठीक है, कहाँ वाटर की रिमूवल हो रही है, कहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स 1 to 10 बिल्कुल ही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आज के क्लास के बाद बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपको बताया, सारे फुल फॉर्म्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा निमोनिक पढ़ लेते हैं कि जब आप ग्लाइकोलाइसिस आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो जी जी जो कि अगर हम दीदी को, जैसे कि दूसरे लैंग्वेज मराठी हो गया, सॉरी, जीजी भी कहते हैं दीदी को, दीदी को बहुत सारे लोग जीजी भी कहते हैं, तो जीजी, फूफा, दोनों, गिवे, बेचारे, पीके, पानी, पेप्सी या पवा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक निमोनिम है, मैं मेरा ये खुद का नहीं है, मैंने भी कहीं से लिया हुआ है। तो जी से क्या होगा, ग्लूकोज हुआ, जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फू से फ्रुक्टोज 6, फा से फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, दोनों से डीएचएपी, गिव से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बेचारे से बीपीजीए, पीके मतलब 3 पीजीए, पानी 2 पीजीए, पेप्सी पीईपी, या तो बस इसको जोड़ने के लिए मैंने यहाँ लिखा, और पवा मतलब पायरुविक एसिड। तो इस तरीके से आपको इस निमोनिन से अगर याद रखेंगे तो ये स्टेप्स जो है आपको एक्सक्यूज मी, ये सारे स्टेप्स आपको याद रखेंगे। आप ये निमोनिक्स याद रखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस की सारी स्टेप्स जो है अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और ये एंजाइम्स के लिए निमोनिक्स लाए हैं, एचपी मतलब हेक्सोकाइनेस, पी मतलब फोस्फोहेक्सोआइसोमेरेस, पैट मतलब फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ए मतलब एल्डोलेस, टी मतलब टीपी आइसोमेरेस, जीपी फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड। तो इस तरीके से ये सारे एंजाइम्स जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी, एक्सक्यूज मी, फॉर दी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, दो चार क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। द टर्म फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, द टर्म फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसके लिए यूज हो रही है, फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन ईएमपी पाथवे, लेट लिमिटिंग स्टेप, जैसे कि मैंने कहा थर्ड वाला स्टेप था, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट कन्वर्शन था, तो इसमें हमने पढ़ा था
ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। और इसके एंजाइम कौन सी थी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि पेसमेकर एंजाइम थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे चैप्टर वाइज। सारे जो डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर में आपको अपलोड करती रहूंगी, ताकि आपको नीट के एग्जाम्स में जो है बहुत ज़्यादा टफ ना हो, और आप जब क्वेश्चंस ज़्यादा करके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। पढ़ना भी है एनसीईआरटी बुक और साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मैं आपको इस चैनल पे रेगुलर सारे चैप्टर्स के एक दिन बैठ के मैं सारे चैप्टर्स के अभी तक जितने चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं सारों के मैं आपको डीपीपी दे दूंगी, ठीक है। ताकि आप घर पे बैठ के उसको सॉल्व करिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आऊंगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।